दोस्तों, रिची रिचर्डसन वेस्ट इंडीज़ में 1983 से लेकर 1995, खासकर 80 के दशक में ये एक बहुत ही सॉलिड टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, जो कि हार्ड हिटिंग के बजाय जो है एक इनिंग को स्टेबिलिटी देने के लिए जाने जाते थे। रिचर्डसन भी वेस्ट इंडीज़ के एंटीगुआ में जन्मे थे। एंटीगुआ वही आइलैंड है जहाँ से विव रिचर्ड्स आते हैं। रिचर्ड्स और रिचर्डसन, इन दोनों की जोड़ी एक समय जो है वेस्ट इंडीज़ के लोग इनको कंपेयर भी करते थे, लेकिन इन दोनों की बैटिंग शैली बिल्कुल अलग थी। जहाँ रिचर्ड्स बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए जाना जाता था, बहुत ही पावर होती थी उनकी शॉट्स में, वहीं रिचर्डसन माना जाता था कि ये राहुल द्रविड़ की तरह एक तरह से क्रीज पर टिक के लंबे इनिंग खेलने के लिए जाने जाता है, क्योंकि इनका अगर टेक्निकली देखें तो रिची रिचर्डसन की बैकलिफ्ट बहुत लो थी, काफ़ी नीचा लो बैकलिफ्ट था इनका, जिस कारण जो है ये पुश सिंगल डबल के लिए ज़्यादा करते थे। और ये भी जो है रिचर्ड्स की तरह ही बिना हेलमेट लगाए खेलते थे। इनका एक टिपिकल मरून हैट होता था, कैप में लगाते थे, ये एक हैट लगा के खेलते थे, बिल्कुल सुनील गावस्कर की तरह, लेकिन लाल रंग की हैट। और इनके बारे में कहा जाता है कि 1983 में ये इन्होंने डेब्यू किया था, जब 1983 में क्लाइव लॉयड इंडिया आए थे खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम लेके, तो वहाँ इन्हें पहला मौका मिला। और पहली टूर में ही इनके साथ एक घटना हुई जब इनका लगेज खो गया था, सामान खो गया और केवल इनके पर्सनल बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े रह गए थे। बाद में यहाँ आके जब फिर इनका बंदोबस्त किया गया, और उस सीरीज़ में चूँकि ये शांत स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं थी, तो नेट प्रैक्टिस के दौरान इन्हें प्रैक्टिस कम मिलती थी। बाकी बैट्समैन प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद जो है जो कुछ तेज़ गेंदबाज थे उन्हें पैड पहना के नेट्स में उतार दिया जाता था। उनके भीड़ में रिची रिचर्डसन कहीं पीछे छूटते हुए नजर आए। ये चीज़ नोट कर ली एंडी रॉबर्ट्स ने, जो कि उस तेज़ गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज़ के, उस समय खूंखार तेज़ गेंदबाजों में से एक। उन्होंने देखा कि नया बैट्समैन है, कुछ बोलता नहीं है, शांत है, इस कारण जो है इसे उतनी प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही नेट्स में, तो उसने अलग से टाइम निकाला एंडी रॉबर्ट्स ने, और इन्हें कहा कि जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है तब तुम पैड पहन कर नेट्स में उतरो, मैं तुम्हारे सामने बॉलिंग करूँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिले। और वही उन्होंने करवाया। फाइनली उस सीरीज़ के तीसरे टेस्ट मैच में इन्हें चांस मिला। उस समय तक वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी 2-0 से आगे चल रही थी। गस लोगी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो गस लोगी की जगह इन्हें चांस मिला मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए। पहले इनिंग में 0 पे आउट हुए एलबीडब्ल्यू शिवलाल यादव की गेंद पे। हालांकि वो अंपायरिंग डिसीजन गलत थी, इनके बैट के बल्ले के कोना लग के बॉल पैड पर टकराई थी, लेकिन फिर भी अंपायर ने ध्यान नहीं दिया और एलबीडब्ल्यू आउट दिया। उसके अगले इनिंग में इन्होंने 26 रन बनाए। उसके बाद बिल्कुल गस लोगी या लैरी गोम्स वाले स्टाइल में ये खेलते थे, मतलब मिडिल ऑर्डर में धीरे धीरे 1 रन 2 रन, बड़े शॉट्स नहीं लगाते, कम लगाते थे। फिर एक बार 1985 में वेस्ट इंडीज़ के किसी प्लेयर को मुंह पर चोट लगना एक थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि वहाँ इतने तेज़ गेंदबाज होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कि वहाँ के बैट्समैन को प्रैक्टिस होती है तेज़ गेंदबाजी खेलने की। लेकिन फिर भी 1985 में ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड सीरीज़ चैम्पियनशिप चल रही थी, तो उस दौरान एक मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट खेलते हुए असंथा डिमेल एक मीडियम फास्ट बॉलर थे श्रीलंका के, उनकी एक तेज़ उठती हुई शॉर्ट पिच बॉल पे इन्हें मुंह पे चोट लगा और चेहरा फट गया था इनका। और उसी सीरीज़ में इनके अलावा लैरी गोम्स को भी चोट लगा था, और ये 2 प्लेयर रिटायर्ड हार्ड होके आए थे। उसके बाद से इन्होंने थोड़ा सा अपना टेक्निक चेंज किया, और इनका जो गार्ड था वो लेग स्टंप के थोड़ा बाहर रखने लगे, ताकि जो है अगर बॉल मिडिल स्टंप पे ऑफ स्टंप पे भी कोई शॉर्ट पिच आती है तो चेहरे के सामने से निकल जाए। रिची रिचर्डसन ने ओवरऑल 86 टेस्ट मैच में 5,009 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ के लिए, और इनमें 16 सेंचुरी 27 हाफ सेंचुरी थी। वहीं इन्होंने 224 वनडे खेल के 33 के एवरेज से लगभग 6,000 रन बनाए, जिसमें 5 सेंचुरी 44 हाफ सेंचुरी थी। तो इस हिसाब से ये काफ़ी एक भरोसेमंद क्रीज पर टिकने वाले बैट्समैन, लंबी इनिंग खेलने वाले बैट्समैन के रूप में जाना जाते थे। वहीं आक्रामक शॉट्स खेलने की जिम्मेवारी गॉर्डन ग्रिनिज प्राइमरली और फिर विवियन रिचर्ड्स के ऊपर होती थी, और डेस्मंड हेन्स भी बड़े शॉट्स लगा सकते थे। स्टेबिलिटी देने की जिम्मेदारी रिची रिचर्डसन और गस लोगी के ऊपर होती थी, और जेफ डूजॉन एक तरह से हरफन मौला, जो कि मतलब ठीक ठाक रन बना लेते थे। यही वेस्ट इंडियन लाइनअप थी उस ज़माने में। बाद में 1991 में जब विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि अब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा 92 वर्ल्ड कप के बाद,
तो और मेरी जगह जो है डेसमंड हेन्स को कैप्टन बना दिया जाए। तो उसी समय जो है विवियन रिचर्ड्स को वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड ने अचानक ड्रॉप कर दिया। 92 के वर्ल्ड कप में विवियन रिचर्ड्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मैं 92 वर्ल्ड कप खेल के रिटायर होऊंगा, लेकिन बोर्ड ने उन्हें उसी समय एक तरह से रिटायर कर दिया। और जो विवियन रिचर्ड्स की पसंद थे डेसमंड हेन्स कैप्टन के लिए, उन्होंने कहा था मेरे बाद यही बनेगा, तो बोर्ड ने हेन्स की जगह रिचर्डसन को कैप्टन बनाया और रिची रिचर्डसन ने भी इस बात का सपोर्ट किया। तो इस कारण जो है एंटीगुआ, जो इनकी लोकल जो इनका बर्थ प्लेस था, वहाँ इनकी काफ़ी जो है आलोचना हुई और लोग गुस्से में थे, क्योंकि लोगों ने देखा कि विवियन रिचर्ड्स के खिलाफ गए। रिचर्ड्स की पसंद डेसमंड हेन्स था कैप्टनसी में, लेकिन ये बोर्ड के साथ चले गए और ख़ुद कैप्टन बने, क्योंकि बोर्ड की पसंद रिची रिचर्डसन थे। और चूँकि रिचर्डसन और रिचर्ड दोनों एंटीगुआ से ही आते हैं, तो वहाँ पे इनके खिलाफ काफ़ी नारेबाजी, कुछ पेपर वगैरह में भी छपा था। खैर वो बात तो उसके बाद, लेकिन एक सफल कैप्टन के रूप में जाना जाते थे। जहाँ विवियन रिचर्ड्स की कैप्टनसी में एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी वेस्ट इंडीज़, वहीं रिचर्डसन ने भी 4-5 साल कैप्टनसी की वेस्ट इंडीज़ की। और इनके कैप्टनसी में ही कर्टली एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉल्श और ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी जो है एकदम इस्टेब्लिश हुए, और उन्होंने अपना करियर ऊंचाई तक ले गए। एम्ब्रोज, वॉल्श और ब्रायन लारा वर्ल्ड लेवल के प्लेयर इन्हीं के कैप्टनसी में वो बने। 92 से लेकर 95-96 के बीच में पीक था इन तीनों का, वॉल्श, एम्ब्रोज और लारा का। 1996 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए कैप्टन बन के रिचर्डसन आए, और उस लीग मैच में केन्या के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हार जाती है। तो इस कारण फिर इन पर रिटायरमेंट लेने का प्रेशर बहुत पड़ने लगा वेस्ट इंडीज़ के कैरेबियन मीडिया में। फिर फाइनली जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों वेस्ट इंडीज़ की हार हुई, उसके बाद इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि अब ये 33-34 साल के ही थे, फॉर्म इनका अच्छा था, चाहते थे कुछ दिन और खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में या कहीं प्रेस में बोला कि मैं अब थक रहा हूँ और मैं क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो और खेल सकता हूँ, लेकिन अब मेरी बॉडी और मेरा फिटनेस अलाउ नहीं कर रहा। मेरे हर कोई मेरी ज़िंदगी से कुछ हिस्सा चाहता है, और मैं अपने लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अब ज़िंदगी मेरे को ऐसे स्टेज पे ले आई है जहाँ मुझे अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम चाहिए, और अब ये खेल का स्ट्रेस मैं और लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ मैं खेलूँ तो कम से कम 3 साल और खेल सकता हूँ। और फिर ये बोल के रिची रिचर्डसन ने क्रिकेट को 1996 वर्ल्ड कप के बाद अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल मैच था वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें वेस्ट इंडीज़ हार के बाहर हुई वर्ल्ड कप से, वो लास्ट वनडे मैच था रिची रिचर्डसन का। तो इस ढंग से अगर मेरी ये कहानी पसंद आई एक वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी बैट्समैन रिची रिचर्डसन के बारे में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे 944 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, केवल 56 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए। तो प्लीज़ फिर से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।